Hello everyone, I Anna Sharma welcome you all to the YouTube platform of the Astute Competitive Academy. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम सबके लिए बेहद खास रहेगा क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। We are starting with the chapter Sexual Reproduction in the Flowering Plants. अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से हमें ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, आउट ऑफ विच हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें मोस्टली MCQ रहते हैं। साथ ही साथ हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड 3 मार्क्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ द एग्जामिनर और आज हम इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1 मार्क्स में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। First one we have is the geitonogamy. Geitonogamy is a type of pollination. Here, the transfer of pollen grain occurs from anther to the stigma of another flower of same plant. इसमें हमारे पास जो पोलन ट्रांसफर होंगे एंथर से वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर होंगे। सो वी कैन से डैट इसमें हमारे पास प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन वी हैव डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। So we can say that geitonogamy is genetically self-pollination because the plant is same. But the flower is different, so it is functionally cross-pollination. Functionally cross pollination. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एक फ्लावर होगा, एज्यूम इट इज मेल फ्लावर, और साथ ही साथ हमारे पास दूसरा फ्लावर रहेगा, इट इज फीमेल फ्लावर। इसमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऐसे को पोलन जो है इस मेल फ्लावर से ट्रांसफर होके फीमेल फ्लावर में आएंगे। सो दिस इज geitonogamy. Second term we have is the xenogamy. Xenogamy means cross pollination. It is also known as allogamy. इसमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of one flower to stigma of another flower of different plant.
ये क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें हमारे पास फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा और स्पीसीज सेम होगी, लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट पे एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज डिफरेंट फ्लावर ऑन different plants. Suppose this is one plant, इसमें हमारे पास मेल फ्लावर है, दिस इज अनदर प्लांट, यहाँ पे हमारे पास फीमेल फ्लावर है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द different flower on different plant. This is xenogamy. It is also known as cross pollination. Next we have is the porogamy. Porogamy is the entry of pollen tube from micropylar end inside ovule. पोरोगैमी में जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड इनसाइड द ओव्यूल। ऐसे को हमारे पास ओव्यूल रहता है और इट इज सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट्स। The space where the integument is absent is known as the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास एग अपरेटस रहता है और दिस एंड इज नोन एज द चैलेजल एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। तो पोरोगैमी में जो है पोलन ट्यूब एंट्री लेगा इनसाइड द ओव्यूल फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। लाइक दिस। ऐसे को हमारी पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से जो है वो पोलन जो है ओव्यूल में एंटर करेगा। This is porogamy. Next we have is the clistogamous. Clistogamous is a type of flower which remain closed in their lifespan. The word clisto means the closed. ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं। It means these flowers provide the conditions for the self-pollination. अगर ये फ्लावर्स हमेशा क्लोज हैं तो इनमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलेगी, जिस वजह से इन फ्लावर्स में जो है वेरिएशंस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सो वी कैन से दैट ओनली डिसएडवांटेज हियर इज दैट नो वेरिएशन इज सीन। And the important feature is that these flowers result in the assured seed set. मीन्स इसमें पोलन भी जो है वो फ्लावर के अंदर पैक्ड है और आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अंदर है, तो मीन्स इसमें पॉलिनेशन होगी ही होगी और हमारे पास एस्योर्ड सीड सेट बनेगा। दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स इज सीन इन द बायोला known as Pansy and Commelina, also in Oxalis. So the clistogamous flowers remain closed in their entire life cycle.
Next we have is the diathecus. The word diathecus is used in reference to the anther. अगर हम एंथर को देखें तो हमारे प्लांट्स में जो है, प्लांट्स में बाइलोब्ड एंथर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी ईच लोब को जो है वो देखें, उसमें हमें ऐसे को दो थिक्का नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो एंजियोस्पर्म में एंथर है वो डाइथिकस होता है। डाइथिकस मीन्स each anther lobe consists of two theca. So a typical angiospermic anther is the diathecus. Next we have is the endosperm. Endosperm is the nutritive tissue which is formed by the fusion of one male gamete with two polar nuclei. हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होगा विद द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई। जो हमारे सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई रहती हैं, विच इज डिप्लॉयड हैविंग प्लॉयडी 2n, इसमें हमारा एक मेल गैमेट आके फ्यूज करता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म. So a endosperm in the angiosperm is always triploid and is meant for the nutrition of the embryo. तो ये थी हमारी 1 मार्क्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एंडोस्पर्मिक सीड्स की, तो जब प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है उस टाइम जो है एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन का काम कर रहा होता है। जो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। मीन्स व्हेन द एंडोस्पर्म is consumed in formation of embryo, तो हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। बट व्हेन एंडोस्पर्म is not entirely consumed in formation of embryo, मीन्स हमारे पास एंडोस्पर्म लेफ्ट है तो हम इसे कहते हैं दीज आर द एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स में हमारे जो कॉटिलिडन्स होते हैं आर थिन एंड मेम्ब्रेनस। And in non-endospermic seeds, the cotyledon are थिक। कॉटिलिडन थिन है और ऐसे कॉटिलिडन्स हमें देखने को मिलते हैं मोनोकोट प्लांट्स में। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रेजेंट इन द monocots, whereas the non-endospermic seeds are present in the dicots.
बट हियर इज ए एक्सेप्शन, जो डाइकॉट्स हैं उसमें वन इज द डाइकॉट जहाँ पे हमें एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है, एंड वो है हमारे पास कास्टर. And same in case of the monocots, we have one monocot where non-endospermic seed is seen, and that is orchids. एंडोस्पर्मिक सीड्स में हमारे पास सारे मोनोकोट आएंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ द ऑर्किड्स, एंड डाइकोट एंड द डाइकोट्स जो हैं वो हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में आएंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ द कास्टर, वो हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड्स में इंक्लूड होगा. एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से भी जानते हैं. एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं. So these are the difference between the endospermic seed and non-endospermic seed. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलता है. Next we have what are the functions of the tapetum. जब हम मैच्योर एंथर की बात करते हैं तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे पास उसको टेपिटम कहा जाता है. टेपिटम के बहुत से फंक्शंस हैं. First one is the nutrition. Tapetum provide nutrition to the developing pollens. Next we have is the formation of the hormones. Tapetum hormone secrete करता है which are important for the development of the microspore. The hormones like IAA, which is auxin. It helps in the development of microspore. The third function is the tapetum secretes the UV bodies. और ये यूविश बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है एक सब्सटेंस नॉन एज द स्पोरोपोलिनिन. जब हम टेपिटम की टाइप देखते हैं वी हैव द सिक्रेटरी टेपिटम जो यूविश बॉडीज को सिक्रीट करता है, एंड यूविश बॉडीज जो है वो स्पोरोपोलिनिन प्रोड्यूस करती है. द स्पोरोपोलिनिन इज द आउटर मोस्ट covering of एक्साइन. जो हमारा पोलन है उसकी आउटर मोस्ट लेयर रहती है एक्साइन, उसकी कवरिंग जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, एंड दिस स्पोरोपोलिनिन प्रोवाइड्स द ड्यूरेबिलिटी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. जो स्पोरोपोलिनिन है वो हमारे पोलन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हाई हीट डेसिकेशन एंड is resistant to the many kinds of the stress conditions. Fourth one is the secretion of the enzyme. टेपिटम एंजाइम सिक्रीट करता है जिनमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलेज एंजाइम. जब हम माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन देखते हैं तो माइक्रोस्पोर जो है वो एक टेट्राड की फॉर्म में जो है वो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है आपस में वो कैलोज वॉल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. कैलोज विच इज ए पॉलीसेकेराइड, इसके थ्रू जो है वो हमारे माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड वो कनेक्टेड रहते हैं. टू ब्रेक दिस एंड टू फ्री द माइक्रोस्पोर वी नीड द एंजाइम कैलेज. This enzyme is secreted by the tapetum and it helps in releasing microspore. By breaking this callose wall, और हमारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं.
Another most important function is the secretion of the pollen kit. जो टेपिटम है वो पोलन किट के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है. So these 5 are the most important functions of the tapetum. Moving toward the next question we have is the draw a pen level diagram of the mature anther. अगर हम mature anther को देखें, so here we have the diagram. इसकी जो ये outermost layer है, it is epidermis. Inner to this epidermis we have the endothecium. And inside this, the third layer is the middle layer. All these 3 layers are the protective in function. These layers provide the protection to the developing sporogenous tissue. Inside these 3 layers, the 4th layer we have, that is the innermost layer of the mature anther, is the tapetum. The tapetum is the innermost layer. टेपिटम के फंक्शन हमने पीछे ही डिस्कस करे. डेट टेपिटम इज मेंट फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. मैच्योर एंथर में हम देखें, हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर्स रहती है विच इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडल लेयर. ये तीनों लेयर जो है वो डेवलपिंग पोलन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. साथ ही साथ these layers, mainly the endothecium, helps in the dehiscence of anther. And inner to this is the tapetum, which is nutritive in function. tapetum के अंदर हमारे पास जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है, जहां पे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. So this is the diagram of the mature anther. Next question is what are the characteristics of insect pollinated flowers? तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है एंटोमोफिली. When we see the biotic agents of the pollination, उसमें हमारे पास सबसे टॉप पे आता है एंटोमोफिली, डेट इज द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स. अबाउट 80% केसेस में हमें ये एंटोमोफिली देखने को मिलती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. जो फ्लावर्स जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, मींस जिनमें एंटोमोफिली हो रही है, उन फ्लावर्स में हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज, जब इंसेक्ट विजिट करेगा तो हमारा फ्लावर जो है वो सुंदर दिखना चाहिए. तो फ्लावर मस्ट बी कलरफुल, ब्राइट कलर के फ्लावर्स होने चाहिए. इसके साथ साथ फ्लावर्स मस्ट बी लार्ज, इंसेक्ट्स को दूर से दिखे, एंड हाईली अट्रैक्टिव. साथ ही साथ हमारे जो फ्लावर्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स जब इंसेक्ट उन्हें कैरी करे तो वो स्टिकी होने चाहिए, और जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाए तो स्टिग्मा भी उनको रिसीव करने के लिए जो है वो स्टिकी होनी चाहिए. सो द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी and stigma is also sticky to receive the pollen grains. Third characteristic is the most important, which is fragrance. अगर फ्लावर में फ्रेग्रेंस होगी तो इंसेक्ट जो है बहुत अच्छी तरह से फ्लावर्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैस्मिन फ्लावर की बात करें
उसमें जो है बहुत स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है जिससे इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें फॉल स्मेल देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रेफलेशिया फ्लावर। रेफलेशियस फ्लावर जो है इसकी स्मेल फॉल होती है लाइक रोटन मीट। लेकिन इस फ्लावर में भी पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। इसमें जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उसमें हमारे पास आती है फ्लाइज एंड बिटल्स। सो आर इंसेक्ट लव द स्मेल। उन्हें जो है वो अच्छी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स भी पसंद आते हैं और जिन फ्लावर्स की जो है फॉल फ्रेग्रेंस होती है वो भी उन्हें पसंद आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द nectar. Nectar is the flower juice. We can say this is the reward. हम इसको एक तरह से फ्लोरल रिवॉर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। मीन्स जब भी कोई हमारे पास कोई इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेट करने आएगा फ्लावर को तो बदले में उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा and that reward is the flower juice which is nectar. और बहुत से रिवॉर्ड्स जो हैं वो फ्लावर जो है वो इंसेक्ट्स को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर गिव द सेफ प्लेस वेयर insect pollinators can lay their egg. साथ ही साथ ये फ्लावर्स जो है वो हमारे इंसेक्ट्स को जो है रहने के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं। So these are the most important characteristics of the insect pollinated flowers. Another most important is the pollen kit. बहुत से इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमें पोलन किट देखने को मिलती है विच इज नोन एज द पोलेनियम। So these are the characteristics of the flowers which are pollinated by the insects. Next one is the what is double fertilization. जो हमारी पोलन ट्यूब है उससे हमारे पास जो है 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। अब ये 2 मेल गैमेट्स जो हैं 2 टाइप से फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज द सिंगैमी and the second one is the triple fusion. This triple fusion is the characteristic feature of the angiosperm. ये हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और we can say that the double fertilization is the characteristic feature of the angiosperm. Means flowering plants. So syngamy is the true fertilization. Where one male gamete fuses with the female gamete which is egg. सो ये ट्रू एक्ट है फर्टिलाइजेशन का जहाँ पे एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग के साथ जो है वो फ्यूज करता है। नेक्स्ट इज द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में जो अनदर मेल गैमेट है हमारा रिमेनिंग मेल गैमेट फ्यूजेस विद द
polar nuclei, जो हमारी सेंट्रल सेल में प्रेजेंट रहती है, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉयड। इसकी प्लॉइडी हमारे पास 3n रहती है, बिकॉज द मेल गैमेट इज द हैप्लॉइड, that is n, it is fusing with the n plus n, 2n polar nuclei, and result in the formation of triploid structure. And here one male gamete which fuse with the female gamete, is haploid fuses with the haploid, result in the formation of 2n, it is diploid zygote. तो अगर हम देखें ये कैसे को होती है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसे को हमारे पास एंटीपोडल और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, इधर हमारा एग एपरेटस है, ये सिनेरगट, एंड दिस इज एग। तो इसमें वन ऑफ द मेल गैमेट is fusing with this diploid structure and result in the formation of diploid endosperm, and the remaining male gamete do the true fertilization, result in the formation of diploid zygote. In this way the double fertilization occur. One is syngamy and another one is the triple fusion, and this is the characteristic feature of the angiosperm. दो इवेंट्स हो रहे हैं, one is syngamy and another is the triple fusion, and this is known as the double fertilization. The last question of our today's video is draw a LS, that is longitudinal section of the monocot seed. इसमें हमें मोनोकोट सीड का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। मोनोकोट सीड में हम रेफरेंस के लिए लेते हैं मेज सीड को। तो यहाँ पे हमारे पास मेज सीड की डायग्राम दी हुई है। द आउटर मोस्ट लेयर is here known as the perisperm. Inner to this is the aleurone layer. This aleurone layer is the protein rich layer. Inside this, the aleurone layer surrounds the endosperm. Endosperm is the nutritive tissue. इसमें हम अगर मोनोकोट सीड में देखें तो हमारे पास एक सिंगल कोटिलिडन रहता है जिसे हम स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम इज द सिंगल कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट। इसमें जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है which result in the formation of the plumule, the shoot system, and radicle which is our root system. The plumule is surrounded by the foliar-like structure known as the coleoptile, only seen in the monocot seed, and the radicle is surrounded by undifferentiated mass-like structure known as the coleorhiza. This is
undifferentiated mass which surrounds the radical, and the coleoptile is the foliar structure which surrounds our shoot system, which is plumule. So this is all about the longitudinal section of the monocot seed. So that's all for today. Thanks for watching.